इसमें पहले जो प्रसंग होते थे एक भी प्रसंग कटता नहीं था और संवाद 6 बजे सूर्योदय के पहले खत्म हो जाता था। रामलीला का एक भी प्रसंग नहीं कटता। साधु रावण और राजा, वो दुष्ट रावण भी, दुष्ट राजा और साधु राजा, ये अभिनय भी होते थे और इसके बाद भी सूर्योदय के पहले परसामी समाप्त हो जाती थी। और अब मुझे बताइए पुराना इतिहास रामलीला की शुरुआत का श्रेय कैसे हुआ, कैसे परवान चढ़ी रामलीला, कुछ जानकारी है आपको? क्योंकि आपने बहुत बड़ा काल देखा है, बल्कि वो 61-62 से लेकर के और 70 करें 80 तक तो बहुत स्वर्णिम काल था रामलीला का। हाँ, बहुत अच्छा रहा। अब रामलीला का स्वर्णिम काल इसीलिए कहा जाता कि राम लक्ष्मण का इतना सम्मान था कि जिस कमरे में राम लक्ष्मण बैठते थे उस कमरे में डांसर वगैरह की व्यवस्था नहीं होती थी। अच्छा। नृत्यकार वगैरह अलग कमरे में रहते थे और राम लक्ष्मण का कमरा अलग रहता था। मतलब शंका वगैरह यदि जाना है तो कंधे पर बिठा करके लोग ले जाते थे और कंधे पर बिठा करके लाते थे। इसी को स्वर्णिम काल कहते हैं। इतना सम्मान था कलाकारों का। कब तक रहा ये सन बस ये करीब 80-85 के बाद ही धीरे धीरे बिगड़ा है। धीरे धीरे पुराने कलाकार समाप्त होते गए और नए कलाकारों का प्रवेश होता गया, तो पैसे के मद में वो भूल गए कि हम क्या करना चाहिए हमको और हम क्या कर रहे हैं। नहीं, इसके अलावा ये भी तो पता चला कि राम लक्ष्मण के जो बनने वाले उस समय बच्चे थे, बाद में बड़े हो गए, फिर उनमें कुछ दुष्प्रवृत्तियाँ भी आ गई, नशाबाजी करना, शराब पी के बैठना, तो इनका भी तो समाज कहीं ना कहीं दर्शन कर रहा होगा। राम लक्ष्मण में नशेबाजी की लत तो बहुत कम थी। खैर ऐसे एक आध कोई जो अपवाद रूप थे, तो उन्हीं ने, तो उनकी वजह सारे लोग उसी दृष्टि से देखे जाने लगे। तो वो हाँ, वो है कि एक मछली तालाब को गंदा करती है, वो बात तो मानते हैं आपकी। लेकिन जो है नशे की प्रवृत्ति और कलाकारों में थी, वो भी गांजा और चरस की थी। लेकिन राम लक्ष्मण नशेबाज ज़्यादा नहीं थे। बड़े होने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं। जैसे हमारी जो कृष्णकांत विजयकांत की जोड़ी रही, कंतु बिंदु की जोड़ी रही, अशोक प्रमोद की जोड़ी रही, तो इस प्रकार से ये कोई नशेबाजी वाली बात नहीं। ये अशोक प्रमोद कहाँ के? डिप्टी पड़ाव के थे। अभी हैं ये लोग? हाँ है, लेकिन रामलीला तो बहुत जमाना हो गया छोड़े इनको। अच्छा, है अभी? हाँ है। संपर्क है क्या कहीं से इनका? नहीं, संपर्क तो नहीं हो हमारा कोई है। सर्विस करते हैं। अब कहाँ कौन रहता है, पहले डिप्टी पड़ाव रहते थे। अच्छा अच्छा। अब ये भी नहीं मालूम कहाँ रहते। राम प्रमोद जो थे वो बड़े थे, तो वो रोडवेज में हो गए थे। अशोक कुछ दिन तक दिखाई पड़े, उसके बाद फिर दिखाई नहीं पड़े। चूँकि रामलीला में और अभिनय ये कुछ सीख नहीं पाए, इसलिए जो है रामलीला से फिर इनका त्याग हो गया। जी। अच्छा, तो ये इतने आसपास ये धनुष भंग का प्रकरण कुछ ज़्यादा चर्चित हो गया अपने यहाँ का, और इस पर तैयारियां लोगों ने ज़्यादा की, बाकी के दृश्यों पर तैयारियां फिर कम से कम हो गई। हाँ, यही कारण रामलीला का स्तर गिरने का, क्योंकि धनुष के पात्रों की तैयारियां ज़्यादा हुई हैं। रावण बाणासुर जनक परशुराम, रावण बाणासुर जनक परशुराम, और चौमुखे पात्रों की जो पुराने थे वो समाप्त होते गए, नए में कोई निकल करके आया नहीं। इसीलिए अब इसके रामलीला का कानपुर का स्तर धीरे धीरे गिर रहा है। मतलब ये कि यहाँ रामलीला होती भी है आसपास पूरे साल धनुष के ही कार्यक्रम होते हैं, बाकी कार्यक्रम दशहरा में होते हैं, तो उसको सीखने का कोई आदमी को लाभ भी नहीं सीधे दिखाई पड़ रहा ना, और न सीखना चाहता कोई। तो इसका कैसा क्या होगा? दशहरे के कलाकार कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, इनका क्या होना चाहिए? अब क्या बताया जाए क्या होगा इसका। वो रावण बाणासुर बनने वाले पात्रों को दशहरे में लोग डाल करके उनको सिखा पढ़ा करके थोड़ा बहुत करवाते हैं। तो उनमें भी एक कैटेगरी जो बहुत अच्छे अभिनेता वो बनना नहीं चाहते, बाकी दिनों वो बनना नहीं, तैयारी करते नहीं हो। हाँ, वो तैयारी करना भी नहीं चाहते। कई कलाकारों से कहा भी हमने कि जब तुम दशहरे में आते हो, दशहरा करते हो, तो अभिनय की तैयारी करो। हाँ कर लेंगे, बस उसके बाद में पेमेंट मिल गया, दशहरा हो गया, बस खत्म। जब बिना करे बिना तैयारी की पेमेंट मिल जाता है। बस यही है।
अच्छा, पहले भी ऐसे थे बहुत से राम लक्ष्मण और ये रावण बाणासुर की जो बाकी दिनों में नहीं बनते थे आपके समय में, उस समय शुरुआत में? रावण बाणासुर जो बाकी दिनों में फिर नहीं जाते थे, मतलब दशहरा के पूरे पीरियड में नहीं रहते थे, रावण बनने वाले जैसे योगेंद्र त्रिपाठी जी थे रावण, तो वो केवल धनुष वो के एक दिन के थे ही। हाँ, तो उस वही मतलब एक दिन वाला प्रकरण ये बहुत पहले चल रहा है, इसका मतलब हाँ, कि हम एक दिन बनेंगे दूसरे दिन नहीं बनेंगे। लेकिन उस समय जो चौमुखे पात्र थे वो बहुत कानपुर में थे, भरे पड़े थे, एक से अच्छे कलाकार, शाह जी, प्रेमी जी, प्रकाश सिंह ठाकुर, राम सिंह ठाकुर, जमुना, राम शंकर, राम बाबू, राम बहादुर, ये सब चौमुखे कलाकार बहुत अच्छे थे उस समय कानपुर में। और ये सब जागेश्वर अवस्थी, राधेलाल तिवारी, राजकिशोर त्रिपाठी, धनुषधारी, ये तो धनुषधारी तो लक्ष्मण भी बनते थे। हाँ, प्रारंभ में लक्ष्मण बनते, बाद में अलौंडी में आ गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उस समय कमी नहीं थी कलाकारों की, तो जो एक दिन वाले थे उनको सातों कांड की लीला में डाले नहीं जाता था। अब तो मजबूरी में मंडलाधीश डालते हैं क्या? नहीं, वो एक दिन वाले भी जो होते थे तो वो दशहरा में भी एक ही दिन के लिए जाते थे, एक ही दिन के लिए जाते थे बस। तो क्योंकि मंडली में खुद ही रहते थे, एक से एक बार बिल्डर जो है, रावण बनने वाले, हाँ। और दशरथ बनने वाले, सब प्रकार के कलाकार उस समय रहते थे। ये मतलब उस समय अगर ये एक दिन का प्रकरण ना होता तो शायद ये इसका प्रचलन भी ना होता। प्रचलन तो वहीं से हुआ कि हम एक दिन के कलाकार, थोड़ा उनको ज़्यादा सम्मान मिला, उनको ज़्यादा पहचान मिली, उनका ज़्यादा नाम हुआ, उनकी चर्चा भी ज़्यादा होती रही। तो ये भी तो आकर्षित करती है व्यक्ति को कि इसमें यार ज़्यादा नाम हमारा हो रहा है, इसमें ज़्यादा पैसा भी मिल रहा है। ये भी बात सही है। और धनुष्य का माहौल तो शुरू से ही अलग रहा है जी। लेकिन रामलीला अपने यहाँ कानपुर की सातों कांड की भी मशहूर रही है, ऐसी बात नहीं। लेकिन जो है अब धीरे धीरे नहीं, इस तरह से कलाकारों का अभाव जी। अच्छा, ये कानपुर की रामलीला की जो व्यवसायिक मंडलियाँ, जैसे हम लोग सब लोग व्यवसायिक कलाकार हैं, मतलब कि पैसा लेकर के जहाँ चल हर किसी के मंडल में कमेटी के पास जा सकते। पहले का दौर था, बहुत पहले की, पहले व्यवसायिक नहीं था, वो वहीं के लोग अपना लोकल में तैयार हो गए, वहीं अपना बनते थे वही। हाँ। और नहीं, जो ये कलाकार एक दिन वाले थे भी, ये व्यवसायिक नहीं थे, इनको सम्मान से जो धन दे दिया गया वो सम्मान से लेकर के और दक्षिणा स्वरूप इनको मिलती थी, लेकर के चले आए जी। तो वो जो हम बताना चाहते थे, ये व्यवसायिक कलाकारों की मंडली अलग से कि चलो हम तुम्हारे यहाँ आएंगे, हम हमें इतना पैसा देना, इस तरह से, ये का दौर कहाँ से शुरू हुआ, आपको जानकारी है आपको इसकी? किस कालखंड से, कौन सा सन रहा होगा जहाँ से शुरुआत हुई इसकी? कालखंड क्या, धीरे धीरे वही बढ़ता गया भाई, महंगाई बढ़ती गई, कलाकार जो है पैसा बढ़ाता गया। नहीं, ये नहीं। पहले जो है प्रारंभिक दौर के जो इतिहास मिलते हैं, आज भी बहुत जगह हैं, कानपुर के अलावा भी तमाम जगह हैं, कन्नौज की ऐसी जगह हैं और कई जगह हैं जहाँ वहीं के मोहल्ले के लोग वो कलाकार होते हैं, वही सब अपना बन चुन लिए और रात में शाम को चंदा वसूलते हैं पहले, और दिन भर रिहर्सल करते हैं, शाम को चंदा वसूलते हैं, फिर रात में रामलीला करते हैं। अब उनमें भी हाँ, जैसे एक दो कलाकारों ने या वृद्ध हो गए या त्याग पत्र दे दिया, तो क्या हुआ, गाना चलो कानपुर से। हाँ, वो इसलिए कि अब ये कानपुर, पहले कानपुर में भी यही पुराना इतिहास परेड रेड का है, इसकी पूर्ति जो है, चलो कानपुर से इस सीट के कलाकार ले आओ। तो कलाकार की मानसिकता बनी कि यार अभी आए हमारे पास तो हम इसको इनसे पैसा लें, हमारा समय बर्बाद होगा तो हम पैसा लें। या मंडलाधीश के माध्यम से गए, मान लो मंथली कलाकार हैं किसी के यहाँ, तो उनसे संपर्क किया तो मंडलाधीश ने मतलब अपने स्तर से बात करके उनको पैसे को उसमें भेजा। अब वो देते हैं 5 रुपया रोज, भेजा वहाँ पर 10 रुपया रोज में, तो 5 रुपया रोज उनका कमीशन हो गया मंडलाधीशों का। नहीं, मैं ये कहना चाहता था कि ये तो तब हुआ बाहर से कलाकार, जब बाहर कलाकार तैयार हुए, एक दौर कम से कम ये 70-80 साल पहले की बात होगी, तब इस तरह के लोग थे ही नहीं। ये शुरुआत कब से हुई इस तरह के अलग से कलाकारों की, व्यवसायिक कलाकारों की, ये जानकारी है आपको? इसमें कोई, ये जो व्यापारी कलाकार हैं जो कहीं भी चले जाएंगे पैसे के लिए, इस तरह वाले कलाकार, पहले तो वही मोहल्ले कलाकार अपने मोहल्ले में लोग करते थे रामलीला। फिर ये व्यवसायिक मंडली आई जो ज्वाला प्रसाद जी के समय से, ये सब बहुत पहले की बात, ये हमारे समय की बात नहीं। अच्छा, और क्या चीज़ है जो दिखाई पड़ी आपको तब से अब में, कई चीज़ें जो परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है? जैसे परिवर्तन
किस किस तरह का परिवर्तन है पहले से अब में, जो अब ज़्यादा अच्छा लगता है पहले की अपेक्षा या खराब लगता है? हमको तो कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। अच्छा जो हमने अतीत में देखा है, जी। आज से करीब 35-40 साल पहले जो हमने देखा है वो ज़्यादा अच्छा होता था। अब हमको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब तो हम केवल मजबूरी में पैसे के लिए ही रामलीला में जाते हैं। अगर कहीं से आए का साधन हो तो हो सकता है हम रामलीला में जाएं भी ना। तो अब क्या एक कलाकार पूरे जीवन रामलीला करके अपना जीवन यापन कर सकता है क्या? इतनी है आमदनी रामलीला में? अब है आमदनी। अगर अच्छा कलाकार है और उसमें कोई व्यसन नहीं है, कोई दुर्गुण नहीं है, तो वो इतनी आय रामलीला से कर सकता है कि परिवार का खर्चा। इतने रामलीला के कार्यक्रम होते हैं क्षेत्र में? हाँ, पहले भी होते थे इतने? पहले भी इतने होते थे, पर पहले संसाधन कम थे तो आदमी अंतर ये पड़ा है महंगाई के कारण कि जो लीलाएं 5 दिन की होती थी वो 3 दिन की रह गई, जो 7 दिन की होती थी वो 4 दिन की रह गई, 4 दिन वाली 2 दिन की रह गई, 2 दिन वाले 1 दिन के रह गए कार्यक्रम। ये अंतर पड़ा है। और नहीं, रामलीलाएं तो होती ही थी। रामलीला का प्रचार प्रसार बहुत समय से है। लेकिन संसाधन कम था तो पता लगा कि अगर इटावा आप पहुंच गए कार्यक्रम करने तो दूसरे दिन आप कानपुर का कार्यक्रम नहीं कर पाते होंगे। हाँ, ये बात या फतेहपुर का आ गया तो नहीं, आवाज़ तो ये ऐसा संसाधन की वजह से संभव है। तो उस समय कार्यक्रमों की श्रृंखला इतनी कम नहीं हो पाती होगी। महीने में कितना कार्यक्रम कर पाते होंगे? नहीं, तब कार्यक्रम ऐसे होते थे कि 5 दिन 7 दिन इस प्रकार के मेला टाइप के कार्यक्रम होते थे। जैसे हमारे गांव में ही 5 दिन का कार्यक्रम होता अच्छा, सब जगह वही 1 दिन का धनुष बहुत कम होता होगा? बहुत कम होते थे। 5 दिन 7 दिन की रामलीलाएं ज़्यादा होती थी। अब 7 दिन की रामलीला इटावा में बंधी है और फतेहपुर की रामलीला बांधनी, तो 1 दिन बीच में गैप करके हमने उनको तारीख दे दी। अच्छा, ये अच्छा, वो चूंकि मंडल मालिका की ये ड्यूटी रहती थी, हाँ, बांधो छोड़ो, एक आध दिन घटा बढ़ा लिया। कलाकार चूंकि मंडली से बंधे रहते थे इसलिए ऐसा। ये फुटकर जब से चालू हो गया तब से सिस्टम पता नहीं कहाँ किसको कब पहुँचना। हाँ, वो अपने हिसाब से तारीख कमेटी ने रख दी और मेरे हिसाब से कलाकार उन्होंने फुटकर कर लिए। ये मतलब इसका मतलब इसीलिए पहले तो सारे कलाकार जाते थे क्योंकि हमेशा 5 दिन के 4 दिन के कार्यक्रम। केवल अभी 40-45 साल से ही हुआ है 1 दिन के प्रोग्राम। और अच्छा, आपका चूंकि लक्ष्मण का अभिनय होता रहा तो आपके साथ सबसे बेहतर परशुराम कौन आपको लगा जो आपके साथ जिसका बढ़िया अभिनय होता हो? सबसे अच्छा संवाद हमारा होता था शिवगोपाल अवस्थी जगदीश जी। अच्छा, तो जगदीश जी भी गायक थे? शिवगोपाल अवस्थी बहुत अच्छे गायक। गायक नहीं थे जगदीश जी। जी, जगदीश जी बिल्कुल गायक नहीं थे, विद्वान बहुत थे। जी, आप गाते थे? थोड़ा बहुत। अच्छा, आप भी कम गाते थे? बहुत अच्छे गायक नहीं थे हम भी। अच्छा, हाँ। तो फिर अवस्थी जी के साथ कैसे बनता था सिस्टम आपका? वो तो बहुत ज्यादा गाते थे, माली राग उनके साथ बढ़िया हो जाता था। तर्क जो होता था वो बहुत अच्छा हो जाता। फिर जब वो गाने लगते थे तब आप कैसे? नहीं, तो तब तो हम जब अपनी चीजें जो है तबले पर ढोलक पर गाना हमारा कमजोर था। लय कट जाती थी हमारी, लय नहीं मजबूत रहती थी। लेकिन गीत छंद सवैया ये हम सब अपना अच्छे ढंग से गा लेते थे। अच्छा, कोई 4 लाइनें आपको याद है जो अवस्थी जी के साथ जो आप उनके जोड़ में कहीं गाते हो? है याद कुछ? याद तो सब, अब गीत तो हम सब भूल गए हैं। अच्छा, लेकिन रजोल वगैरह अभ्यास होते थे तब तो बहुत अच्छी गायकी हो जाती थी। अच्छा, और चूंकि रजोल हमारे साथ बचपन से रहे हैं और रजोल हमारे सब सुर जानते थे, तो हमने जहाँ गद्य बोला था रजोल ये जान जाते थे ये वाला कि ये गीत बोलेंगे अभी, सब पहले से वो आगे से आगे रास्ता दिखाते थे। तो संवाद तो शिवगोपाल अवस्थी के साथ बहुत। और बता दें, शिवगोपाल अवस्थी ने 10 साल, शिवगोपाल अवस्थी ने जो त्याग पत्र दिया रामलीला से, इससे हमारा 10 साल पहले अभिनय बंद हो गया। अच्छा, अगर शिवगोपाल अवस्थी परसामी करते रहते तो 10 साल तक अभिनय हमारा और होता, क्योंकि ये जोड़ा ज्यादातर लोग चाहते थे। ये ज्यादातर चाहते थे कि ये जोड़ा हमको मिले। इतना हिट संवाद होता था, 12-12 घंटे। मैथा का 14 घंटे का हमारा रिकॉर्ड है और 14 घंटे का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाएगा। रात भर चला था क्या?
एक दिन में रावण महासुर था और एक दिन में संवाद था। अच्छा। 1 बजे परसामी शुरू हो गई थी रात में और 3 बजे दूसरे दिन खत्म हुआ था दोपहर में। इतना लंबा संवाद? इतना संवाद लंबा। और लोग सुनते रहे? अरे बड़ा जाड़े सीजन था, 26 जनवरी रहा है, भीड़ भी खूब रही। मौसम दिन में तो धूप वूप निकल आती तो लोगों को अच्छी लगती ही है। तो भीड़, अच्छा मैथा कस्बा है, बाजार का दिन, आने जाने वालों को भीड़ लगी ही रही। और उसमें करीब 22,000 रुपया 23,000 रुपया की कमेटी की आमदनी थी। 20-20, 22,000 रुपया पुरस्कार हम लोगों को था उस समय जब 2-250 रुपया विदाई थी लक्ष्मण की। अच्छा। तो ये ऐसे कुछ रिकॉर्ड हैं हमारे अवस्थी जी के जो तो कोई तोड़ ही नहीं पाएगा। अच्छा, जगदीश जी का खास का क्या था? जगदीश जी विद्वान थे और सज्जन थे, कभी सामने वाले को डाउन करने के लिए नहीं सोचते थे और संवाद चूर से चूर मिला करके संवाद उनका, मतलब जो उधर से बोला गया उसी को वो हाँ डिट्टो करने की कोशिश करते होंगे। तो उनकी और तैयारी। लक्ष्मण को सपोर्ट करते हुए, लक्ष्मण तुम्हारी बात को मैं काट नहीं रहा हूँ, तुम्हारी बात सत्य है, लेकिन तुम्हारे मतानुसार ऐसा है, हमारे विवेक के अनुसार ये ऐसा है। इस प्रकार से उनके संवाद होते थे और बहुत सज्जन आदमी थे। बाकी परशुरामों का क्या क्रम रहा आप उस समय का? और कौन कौन से परशुराम? शिवदत्त लाल के साथ संवाद कैसा हुआ आपका जब भी हुआ? शिवदत्त लाल के साथ में चूंकि वीरेश की किताब से सारी तैयारियां थी तो पंडित शिवदत्त लाल जी की भी उसी प्रकार की तैयारी थी। सारी कविताएं सरो होतो जैसे चौपाई है वो छोटू हाँ छोटू दोस्तों, तो उस पर जो है सरो तो इसमें 10-10, 5-5 कविताएं होती थी। टिल्ली लिली वाली कविताएं होती थी। और उस समय हमारी भी छोटी अवस्था थी तो लोगों को ये सब बड़ा अच्छा लगता था। पंडित जी की भी तैयारी थी। पंडित शिवदत्त लाल जी के बाद में फिर ये तैयारी किसी परशुराम में नहीं मिली। अच्छा। हाँ, फिर दूसरे हिसाब के गीत जो आजकल के रामलीला के कवि लोग लिखते रहे उस प्रकार की तैयारियां लोगों को होती रहीं और उस प्रकार के गीत होने लगे। फिर गद्य का माहौल ज्यादा आ गया? गद्य का पद्य का दोनों का माहौल रहा। बाद में फिर गद्य ज्यादा आ गया? इस समय गद्य ज्यादा है? अब ज्यादा इस समय तो ज्यादा गद्य है। तो अब कविता याद करना बड़ा कठिन काम है। गद्य की तैयारी तो एक बार थोड़ा सा देख लिया आपने, तैयारी हो गई, चिंतन कर लिया। हाँ, रामायण से देख लिया, रामायण की तैयारी कर ली, उसका गद्य देख लिया। हाँ, और उसी घूम फिर के करते रहे। और जब कविता का तो ये है कि कविता तो याद करनी पड़ेगी, उसको उसका सिस्टम याद करना पड़ेगा। और क्या, तो वो कठिन काम था एक तरीके से। बिल्कुल कठिन था। और कविता का जवाब सामने से क्या है उसके अनुसार फिर नई कविता की रचना, उनकी तैयारी। हाँ, मिलती जुलती कविता हो उसी प्रकार की। अच्छा, और उस समय के मुरारी जी के भी साहब तो बने होंगे आप? खूब बने। उनका क्या था क्रम? उनके साथ में भी थोड़ा बहुत तर्क होता था और ज़्यादा कोई तर्क मुरारी जी के साथ में नहीं होता था। कविता रामायण के आधार पर और गीत छंद सवैया यही होता था। अच्छा। और कुछ किसके साथ आप? वाजपेयी जी के साथ में गीत होते थे। बद्दी जी के साथ में तर्क होता था। बद्दी थोड़ा विवेकशील थे तो उनके साथ में तर्क होता था। और इसके बाद में श्री कृष्ण जी की धारा बिल्कुल अपनी अलग थी। तो जैसा वो रट्टू तोता थे वैसे ही जो है हम लोगों ने अपने ढंग से साहित्य तैयार किया था, धारा प्रवाह बोलने वाला। अच्छा। तो उसे चूर से चूर मिला करके जैसे वो बोले धारा प्रवाह उसी प्रकार से हम लोग धारा प्रवाह से बोल दिया। जैसे वो अलग से तैयारी इनके लिए करनी पड़ी थी? अलग से करनी पड़ी। तो ये इनका सबसे अलग था। मतलब यही एक धारा प्रवाह रटा हुआ। हाँ, इनका सबसे बिल्कुल सब परशुरामों से अलग था। तो इसलिए इनकी ज़्यादा काफ़ी पहचान है इनसे। फिर और त्रिपाठी जी के भी साथ बने आप, राजेंद्र त्रिपाठी। उनका क्या सिस्टम रहा? इनके तक आने तर्क का गद्य ज़्यादा बढ़ गया था? ज़्यादा बढ़ गया था। इनके लिए क्या तैयारी करनी पड़ी फिर? इनके साथ कोई तैयारी ही नहीं करनी पड़ी। इनके साथ बस विवेक से अपना उत्तर देते रहे, जो बोलते रहे। सीधे प्रश्न करते नहीं थे परशुराम जी। जैसे आज के परशुराम सीधे प्रश्न कर देते हैं कि नहीं ये बताओ, ऐसा प्राचीन समय में नहीं था।
लक्ष्मण ने कोई बात रखी तो परशुराम ने अपने ढंग से उस बात को काटा और अपनी नई बात रखी। क्या लक्ष्मण भी सीधे प्रश्न नहीं रखते थे? नहीं, कोई आज लक्ष्मण पर दोनों सीधे प्रश्न रखते हैं ना। एक तो आजकल तो दोनों तरफ से सीधे प्रश्न रखे जाते हैं। प्रश्नों का कंपटीशन शुरू हो गया। हाँ, उस समय प्रश्नात्मक संवाद नहीं होता था। ये प्रश्नात्मक कहाँ शुरू हुआ? श्री कृष्ण जी से ना, ये तो सीधे प्रश्न रखते श्री रहे। कृष्ण जी भी कभी बीच में एक आधी मीठी चुटकी, जैसे धारा प्रवाह बोलते हुए धैर्य क्षमा दमो अष्टयम सौ संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर भक्ति ज्ञान वैराग्य मन का निग्रह इंद्रिय दमन तितिक्षा श्रद्धा क्षमा वीरता दया तेज, तो बीच में कहोगे ठहरो, तितिक्षा माने बस, अच्छा, और नहीं तो फिर आगे बढ़ जाना। एक आधी मीठी चुटकी बीच में टोक करके बस, और ज्यादा सीधे प्रश्न नहीं करते थे। लेकिन अब ये सीधे प्रश्नों का कार्यकाल शुरू हो गया। तो कार्यकाल सीधे प्रश्नों से ही किसको ये देंगे? ये तमगा किसको जाएगा सीधे प्रश्न करने वाला? ये सीधे प्रश्न करने वाला तो शुरू हुआ है नागेंद्र लक्ष्मण से। अच्छा, नागेंद्र सीधे प्रश्न करते हैं। अब तो रामलीला जगत में है ना, अध्यापक हो गए, कहीं बाहर हैं। और उसके बाद में उस समय केवल नागेंद्र थे, और अब बाद में तो सब हो गए। तो परशुरामों ने भी उसी ढंग से शुरू किया। परशुराम भी उसी ढंग से शुरू किया। इनमें कौन थे परशुरामों में? किसका नाम लेंगे आप? राजेश जी का। अच्छा, ये भी सीधे प्रश्न करते हैं। हाँ, सीधे। इनके यहाँ तो राजेश का नागेंद्र का संवाद तो कभी हुआ नहीं होगा। श्री कृष्ण नागेंद्र का हुआ। अच्छा, तो वहाँ से सीधे प्रश्न, आजकल सीधे प्रश्न होते हैं, सीधे सीधे, और एक दूसरे को बेइज्जत करना, एक दूसरे का अपमान करना। और रावण बाणासुर समय कौन कौन थे आपके टाइम पे? हमारे समय में अच्छे रावणों में योगेंद्र त्रिपाठी और राम प्रकाश जी त्रिपाठी, मोतीलाल जी, हरिश्चंद्र जी, बाद में फिर के शुक्ला जी आ गए, लल्लू लंकेश, वीरेंद्र सिंह और राम बहादुर पांडे भी रावण का बहुत अच्छा अभिनय करते थे। और रूपराम जी आपके सामने थे? रूपराम जी हमारे सामने नहीं, कन्हैया लाल जी हमारे सामने एक दो अभिनय किए नहीं, उसके बाद में फिर नहीं। इनमें भी तर्क के बाद में के शुक्ला आ गए। और बाणासुर में राधा किशन जी, महेश जी, और कृपा शंकर मास्टर, निशिकांत, इसके बाद में फिर और लोग तमाम सारे, मतलब उसके बाद श्रृंखला है। तो अब ये जो संवाद में ये चीज़ें तमाम आ गई, सीधे प्रश्न करना, एक दूसरे की आलोचना करना, एक दूसरे के साथ विवाद करना, इससे संवाद का जो रूप था जिसने रामलीला, संवाद ने ही रामलीला को ऊंचाई पे पहुंचाया। तो ये कहाँ लिए जा रहे हैं रामलीला को? इससे क्या होगा? पब्लिक में क्या मैसेज आ रहा है? लोग इससे संतुष्ट हैं? पब्लिक, जनता का क्या रुख रहता है इस सब को देख करके? जनता उस समय लंच कर लेती है, रावण बाणा से संवाद सुनती ही नहीं है। नहीं, बाकी का संवाद जो इधर वाला है, लक्ष्मण परशुराम के संवाद में भी, लक्ष्मण परशुराम संवाद में भी संभ्रांत लोग अब नहीं आते हैं। पहले जो एक भावना लोगों के मन में रहती थी कि हम सवेरे चलेंगे, अच्छे से अच्छे लोग, संभ्रांत लोग बैठते थे आकर के। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब वो 10-20-50 लोग भले जो है दिखाई पड़े, बाकी जो है संवाद में, लक्ष्मण परशुराम संवाद में भी, उसमें भी 50% लोग जो है आलोचना करते हुए जाते हैं। जब मैदान से उठते हैं तो आलोचना करते हुए जाते हैं, और 50% लोग कहते हैं अच्छा हुआ, और 50% अरे क्या हुआ है यार, चित्रकूट पर गायकी होती रही। ये कोई अब तो फिल्मी पलटों का भी पैरोडी सुनाने लगे, कहीं कहीं सुनने को मिलती है। अब पैरोडी तो हमने नहीं सुनी है, और बड़ी पसंद की है, बड़ी चर्चा रहती है उसकी। हाँ, उर्दू जरूर सुनी है। अच्छा। उर्दू में कव्वाली वगैरह, ये जो है शायरी वगैरह। बताइए, शायरी वगैरह लक्ष्मण परशुराम संवाद की बातें हैं। तो अब इससे क्या है, जब ये धीरे धीरे पब्लिक का रुख कम हो जाएगा तो ये पहचान जो बनी कानपुर के अलग से, नहीं, पहचान तो नहीं खत्म होगी रामलीला की।
और पहचान बनी रहेगी और एक बार फिर रामलीला करके आएगी। लेकिन तभी तो आएगी जब लोग प्रशिक्षित होंगे, ट्रेनिंग मिलेगी कहीं इनको अच्छे ढंग से, अच्छे स्तर पर कोई कार्यक्रम होगा। हाँ खैर वो बात तो है। अच्छा, आपके बच्चों ने रुचि नहीं ली रामलीला में? नहीं, आपने नहीं लेने दी? हमने लेने ही नहीं दी। अच्छा, तो अब इस तरह से कलाकारों का आगमन भी तो कम हो रहा है रामलीला में। कलाकार के बच्चे तो कलाकार बहुत कम बन रहे हैं, हाँ है ना। जो सफल कलाकार हैं उनके बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं। बल्कि अपने बच्चों को नहीं, हमसे तो कई लोगों ने कहा बच्चे तैयार कर दो। हमने उनको शिक्षा दी कि रामलीला में बच्चों को मत डालिए, क्योंकि रामलीला का जो माहौल है वो अब अच्छा नहीं समझ में आ रहा है। भले भविष्य में सुधर जाए, लेकिन वर्तमान जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। तो इसलिए पढ़ने लिखने दो, ये शिक्षा दे देते। तो इस तरह से कलाकार कम भी आ रहे हैं, तो धीरे धीरे कलाकार भी तो नहीं मिलेंगे। नहीं, जो कर रहे हैं। अब पहले क्या होता था कि राम बनने वाला व्यास पीठ में आता था, लक्ष्मण बनने वाला ऑलराउंडर बन करके निकलता था। और अब जो है लक्ष्मण बनने वाले ना ऑलराउंडर बनते हैं और न राम बनने वाले न व्यास गद्दी सीखते हैं। तो इससे जो है कमी आ रही कलाकारों में। नहीं, कभी नए, फिर उसके बाद उनकी जगह कौन लेगा? वो तो लक्ष्मण बनने वाले फिर नए आने चाहिए, राम बनने वाले नए आने चाहिए, अन्य परत भी नए आने। ये हमने अपना विचार रखा, बाकी आने वाले तो आ ही रहे हैं, सीखने वाले तो सीख ही रहे हैं। लेकिन हमने अपना विचार जो है रखा। पर वही सीख रहे हैं जो रामलीला के अंदर की स्थितियों से परिचित नहीं है, और जब परिचित है तो वो भी भागने की कोशिश करते कि हटाओ छोड़ो। बहुत से अच्छे अच्छे कलाकार रहे जो पहले के कार्यकाल में भी नौकरी में चले गए, तो फिर छोड़ दी रामलीला उन्होंने। हाँ। जबकि नाम उनका रहा काफी। गिरजा शास्त्री रहे, हाँ, राजेश कठारा वाले रहे, नागेंद्र रहे, रमाकांत और तहारपुर वाले रहे। और तहारपुर, हाँ, और तहारपुर के रमाकांत जी थे, लक्ष्मण बनते थे। इनका संवाद श्री कृष्ण जी से हो गया था, कोई बात फंस गई थी। अच्छा, वो रमाकांत द्विवेदी, हाँ, उसमें बात आ गई थी कि हम मुकुल रख देंगे, हम परसा रख देंगे। बात श्री कृष्ण जी की सही निकल गई, तो उन्होंने उस दिन से त्याग पत्र दे दिया था। वहाँ अरौल में है इंटर का। हाँ, उन्हें बिलौर में। हाँ, रमाकांत जी। तो ऐसी स्थितियाँ भी आ जाती रही हैं। अब ये मुन्ना अकेला, उमा जी, मुंशीलाल, धनुषधारी, विजयकांत, ये सब लक्ष्मण अभिनेता, धनेश जी, ये सब लक्ष्मण अभिनेता ही तो हैं जो ऑलराउंडर बन के निकले। पथिक जी। लेकिन अब आजकल के जो निकलते हैं वो रामलीला को छोड़ ही देते बिल्कुल। या वही फिर तैयारी करते हैं जिनके पास कोई साधन नहीं होते हैं, कोई बिजनेस नहीं, कोई सर्विस नहीं। अब तो राम कथा की तैयारी करने लगे लक्ष्मण, राम कथा की तैयारी करने लगे। अरविंद जी भी भागवत कहने लगे हैं। रमा का वो छुमना भी लाहौर वाले, वो भी कथा कहने लगे। अच्छा, अब एक आदमी इसका मतलब पूरी तरीके से रामलीला में जीवन यापन नहीं कर सकता, तभी तो दाएं बाएं तलाशता है कुछ न कुछ संसाधन। नहीं, अब करने के लिए तो हमने पूरा रामलीला में जीवन बिता दिया। अब भगवान की दया से किसी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं की जीवन में, कभी नहीं महसूस की, न परिवार से न धन से। अब धन इतना नहीं हमारे पास कि हम 10-20 लाख के आदमी हों, लेकिन इतना धन तो वही है कि सब कुछ चलता रहा, काम चलता रहता, काम कोई नहीं रुकते, ईश्वर की कृपा से। अच्छा, सरकार को क्या करना चाहिए रामलीला के की गति को तेज करने के लिए, बनाए रखने के लिए निरंतर? सरकार को करना है, सबसे तो पहले अश्लीलता पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। जो रामलीला में अश्लीलता हो रही है, अगर इस पर प्रतिबंध लग जाए तो जो नर्तक अश्लीलता करते हैं, यही नर्तक कल लेडीज अभिनय तैयार कर लें। अगर रामलीला उनको करनी है तो फिर ये अभी अभिनय तैयार कर लेंगे। अभी अभिनय तो कोई तैयार नहीं करता, कोई नहीं तैयार करता है। कैसेट करना है और अश्लीलता के गीत गाना है, उनको उसमें पैसा मिलता है। और ये अगर प्रतिबंध लग जाए तो अभी सब रामलीला में सुधार हो जाए। कुछ कौमिक ऐसे हैं जो अश्लीलता करते हैं, जैसे टिंकू हैं। ऐसे अश्लील दृश्यों पर
प्रतिबंध लग जाए, बस बात खत्म हो जाए, अभी रामलीला में सुधार आ जाए। ये कैसे के जो प्रदर्शन होते हैं अतिरिक्त जो हाँ, इनका ऐसे- रामलीला से कोई मतलब है नहीं ना गा नहीं पाते हैं, लेकिन मंडलाधीश जो है नर्तक डाले हैं, कैसेट चाट हुई है। अच्छा, कैसे ऐसा है कि बच जाता तो आनंद तो लोगों को आ ही जाता है। तो एक तो ये होना, प्रतिबंध लगना चाहिए, और क्या करना चाहिए? और क्या, रामलीला को सुधारने के लिए प्रतिबंध लगना चाहिए। ट्रेनिंग प्रशिक्षण की व्यवस्था भी तो होनी चाहिए, सिखाया भी तो जाए, कोई सीखे। प्रशिक्षण की व्यवस्था तो देखो, रामलीला में अगर सुधार आ जाए तो अपने आप कलाकार तैयार हो जाएंगे। कलाकार केवल इसी से नहीं तैयार हो रहे, कहना अरे यार हटाओ, रामलीला में क्या है, अश्लीलता है, नाच गाना। फिर रामलीला की मांग होगी, और जब रामलीला की मांग होगी तो रावण बाणासुर को डाल करके रामलीला को थोड़ा हो पाएगी। फिर तो उसमें अभिनय चाहिए, क्योंकि डांस होगा नहीं उतना। अभी डांस के बल पर सवेरा कर देते हो, अब फिर डांस होगा नहीं तो सवेरा कैसे करोगे? तो प्रशिक्षित कलाकार आपको देना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक फिर तैयारियां लोग करेंगे। मंडल वाले के भी कोशिश करके सिखाएंगे, मंडल वाले कोशिश करके सिखाएंगे, कलाकार जो जाते हैं वो सीखेंगे। अब बहुत नीचे जा रहा है आदमी अपनी मर्यादा को। ऐसा लगता है जैसे जो परशुराम बनने वाले हैं, वो ऐसा लगता है कि परशुराम ही सर्वश्रेष्ठ थे और राम जी बिल्कुल कुछ नहीं थे। ये भी कोशिश होती है सिद्ध करने की। और लक्ष्मण जी ऐसा कई बार बोल जाते हैं जो ऐसा लगता है कि वही सर्वश्रेष्ठ है, राम जी उनके सामने कुछ नहीं है। रावण बनने वाला ऐसा बोल जाता है जैसे कि वही सर्वश्रेष्ठ है, बाकी सब बेकार है। ऐसा है कि आजकल के जो अभिनेता हैं, चाहे लक्ष्मण हो, परशुराम हो, वो ये समझ करके संवाद नहीं करते हैं कि हम परशुराम हैं। वो ये सोच करके संवाद करते हैं कि मैं राम बाबू हूँ, मैं सुरेश हूँ। ये सोच करके मेरी प्रतिष्ठा ये है, समाज में मेरी प्रतिष्ठा ये है। कभी आपके सामने कभी इस तरह की चीजें आई जो अनावश्यक थी और प्रस्तुत हो गई सामने से? जैसे कैसे? कोई चीज ऐसी जो जो सामाजिक स्तर से? हाँ, जैसे मतलब अप्रसंग की बातें कुछ आई, कुछ परशुरामों ने, ये नए परशुराम जो अभी आज के कार्यकाल में जो तैयार हुए हैं, ऐसे परशुरामों के साथ में जब मैं बना हूँ तो कुछ ऐसी बातें आई तो मैंने सीधे नकार दिया। बोले इसमें आपको रामेश्वरम में कुछ आपको कहना है? हमने कहा नहीं। अच्छा, हमको कुछ नहीं कहना है, क्योंकि जो घटना अभी घटी नहीं है उस संदर्भ में मैं चर्चा भी नहीं करना चाहता हूँ। जैसे बोलेगा ना, आपके परिवार में पिता में और आपकी माता में नहीं बनती है, लड़ाई हो जाती है, आपको इसमें कुछ कहना है? नहीं, हमारे यहाँ अभी तक हमारे माता पिता में कोई लड़ाई नहीं हुई। हमको इस विषय तो इसमें समाज में जो बुजुर्ग लोग बैठे थे उन लोगों ने हमारे पक्ष को सराहा और परशुराम के पक्ष को नकारा जी। तो इस प्रकार के संवाद आए हैं नए परशुरामों से। प्राचीन समय में जो परशुराम थे उनके द्वारा कभी इस प्रकार मतलब प्रासंगिक मर्यादा का भी ध्यान रखते थे ये लोग। हाँ, और बनाए रखते थे कि हमें अपने आप को हाँ। जैसे एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, अभी एक जगह एक संवाद में लक्ष्मण की तरफ से रखा गया कि गुरु के आदेश का पालन किया है धनुष तोड़ने वाले ने, माता पिता गुरु प्रभु के बानी विनय विचार करिए शुभ जाने। तो परशुराम जी ने कहा कि वो गुरु का आदेश मानता ही कहाँ है। विगत दिवस गुरु बड़ा गा करके उसको चौपाई को प्रस्तुत किया। विगत दिवस गुरु आया सिपाही, संध्या करने चले दो भाई। और अगर उसने संध्या की गुरु के आदेश का पालन किया है तो लक्ष्मण बाकी सारी बातें बाद में होंगी, पहले इस पर तुम ऐसा ही प्रमाण प्रस्तुत करो। लक्ष्मण ने कुछ समझाने का प्रयास किया कि तो उसने कहा नहीं ऐसा ही, जैसे मैं फिर उन्होंने गा दी चौपाई, ऐसा ही अगर प्रमाण है तो मैं मान लूँगा, नहीं तो आदेश का पालन वो करता ही नहीं है। तो लक्ष्मण ने फिर भी रखा कि चूँकि किसी भी बात को जरूरी नहीं कि लिखा जाए, अभिधा लक्षणा व्यंजना तमाम प्रक्रिया होती समझने की। तो उसमें चूँकि संध्या का आदेश दिया गया विगत दिवस, जब दिन व्यतीत हो रहा था, और उन्होंने कहा कि उस आगे क्या किया इन लोगों ने कि ये राम लक्ष्मण ने सीता की समता शुरू कर दी। प्राची ससुए सुहावा, संध्या करने की कोई बात नहीं कही गई। तो लक्ष्मण ने कहा कि प्राची दिश में ससुए सुहावा, सुहावना चंद्रमा तो तब होता है जब पूर्ण रात्रि हो जाती है। पूर्णमासी का तो नहीं, पूर्णमासी नहीं, पूर्ण रात, पूरा अंधेरा हो जाता है। तो अंधेरा और विगत दिवस, दिन व्यतीत हो रहा है, संध्या हो रही है, तो विगत दिवस से लेकर के अंधकार होने तक राम लक्ष्मण करते क्या रहे?
तो उन्होंने कहा लोफड़ी करते रहे और क्या करते रहे। हम्म। अब बताइए इसको कैसे लेंगे आप? इसमें एक और तर्क है, लक्ष्मण की ओर से प्रस्तुत होना चाहिए कि संध्या बंदन जो है पश्चिम दिशा में मुख करके सायंकाल का उपासना सायंकाल हाँ, की जाती हाँ, है। और संधि उपासना की, और जब हम संधि उपासना से निवृत्त होकर के चले तो ठीक हमारे पूरब दिशा है, क्योंकि हम पश्चिम दिशा को मुख करके बैठे हैं, उपासना कर रहे हैं। और जब हम उपासना करके उठे तो पूरब की ओर हमारा मुख हुआ तो सीधे चंद्रमा दिखाई पड़ा, सीधे चंद्रमा हमको दिखाई पड़ा, यही एक बड़ा प्रमाण है। नहीं, ये तो प्रमाण हो गया, पर संध्या की गई इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो क्या हर बात का प्रमाण होता है? जैसे हमारे लिए लिखा गया है नित्य क्रिया कर गुरुपई आए, तो ये मानसकार की भावना वहाँ जागृत है, उसने लिख दिया। आपके जीवन काल में अगर कहीं लिखा गया हो कि नित्य क्रिया कर, नित्य क्रिया आपने की, तो क्या लिखा नहीं गया? तो क्या आपने नित्य क्रिया नहीं की कभी? या आप नित्य क्रिया से ही ने बता दीजिए, और नहीं आप इसका प्रमाण दे दें नित्य क्रिया का। बस ऐसे ही मान लीजिए कि हर बात का प्रमाण लिखा नहीं जाता है। समझ में आता है, समझने वाली बातें कुछ होती हैं। पर उन्होंने जो रिएक्शन दिया, जो प्रस्तुति दी, लोफड़ी करते रहे, इसको कैसे लेंगे आप? नहीं, लोफड़ी वाली बात तो अब ये खुद ही लोफड़ी कर रहे हैं, उसमें रिएक्शन तो होगा ही। अब ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए उनको। उनको अपना चरित्र, अपनी मर्यादा देखना चाहिए कि हम किसके सामने खड़े, हमारा क्या चरित्र है। इस प्रकार से अगर कहीं कोई प्रमाण मिलता हो तो ठीक है, नहीं तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए उनको। एक और मैं उदाहरण दे रहा हूँ, व्यास की ओर से चौपाई लगती है कि बाल ब्रह्मचारी अति कोही विश्वविदित क्षत्रिय कुल। तो लक्ष्मण ने एक चुटकी ली यहाँ पर कि देखिए, यहाँ पर ग्रंथकार ने बड़ी चतुराई का परिचय दिया कि सब कुछ तो स्वयं कहा परशुराम जी के विषय में, लेकिन जब ब्रह्मचारी कहलाने की बारी आई तो खुद नहीं कहा, ये परशुराम जी से ही कहलवाया। क्योंकि कोई किसी के ब्रह्मचर्य को प्रमाणित नहीं कर सकता है, वही कर सकता है जो साथ रहता हो अथवा जिसने परीक्षण किया हो। तो इसलिए परशुराम जी के मुंह से कहलवा। परशुराम जी जरा बताएं कि कभी इनके साथ कोई रहता हो ऐसा जो इनके ब्रह्मचर्य को प्रमाणित कर सके, या कभी इनकी परीक्षा ली गई हो, जैसे शंकर जी के यहाँ कामदेव को भेज दिया गया और रंभा आदि को भेज दिया गया नारद जी के पास में, और उसको बढ़िया प्रस्तुति अच्छे ढंग से रखा। तो समाज ने उसमें थोड़ा सा व्यंग्यात्मक चुटकी भी ली। परशुराम जी को बहुत गुस्सा आया इस पर, तो उन्होंने छूटते ही जवाब दिया कि नारद के ब्रह्मचर्य से इंद्र को आपत्ति थी, तो इंद्र ने रंभा को भेज दिया, और तुमको हमारे ब्रह्मचर्य से आपत्ति है तो तुम कौशल्या कैकेयी को हमारे पास भेज दो। कौशल्या कैकेयी को भेज दे तो क्या है? इसको तो हम केवल मूर्खता कहेंगे और हम कुछ नहीं कहेंगे। इससे स्तर का पता चलता है कि नए अभिनेताओं में किस स्तर की तैयारी हो रही है। यही तो है कि आजकल का कलाकार स्वतंत्र है, जो मर्जी आवे, ना उसको समाज का भय है, ना उसको जो है अपने चरित्र का ज्ञान है। पहले समाज से लोग भी भयभीत रहते थे, समाज से कोई उंगली ना उठे, इसलिए अपने चरित्र को लेकर के वो जीते थे। और इन लोगों का स्तर क्या है? ऐसे ही कलाकार तो रामलीला को भ्रष्ट किए हुए हैं, और ऐसे कलाकारों को मंच पर उतारने वालों को हम सबसे ज़्यादा भ्रष्ट समझते हैं, जो थोड़े से जो है लालच में ऐसे कलाकारों को मंच पर उतार देते हैं जिनको ज्ञान नहीं है क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। एक जगह और संवाद हो रहा था, तो लक्ष्मण ने कहा मैं तुम्हारे जैसे, परशुराम जी ने कहा कि मैं तुम्हारे जैसे साहित्य पे थूक देता हूँ, तो लक्ष्मण ने भी कहा मैं तुम्हारे जैसे साहित्य पे पेशाब कर देता हूँ। हाँ, ये तो आया हमारे। तो परशुराम जी ने कहा लो मैंने थूक दिया, अब तू पेशाब कर। इस स्तर की बातें होने लगती हैं, इसको क्या कहोगे? ये अच्छे कलाकारों के द्वारा हुई। ये सब अच्छी, जितनी बातें मैं बता रहा हूँ सारी अच्छे कलाकारों के द्वारा जो प्रतिष्ठित है मंच पर, उनकी कला, उनकी बातें हैं ये। इनको क्या कहेंगे आप ऐसे लोगों को? हम तो इनको भ्रष्ट ही कहेंगे।
हम इनको कलाकार मानते ही नहीं, जिसको अपना चरित्र का ज्ञान नहीं है हम तो नहीं मानते। लेकिन अब समाज को हम क्या कहें भाई, समाज 8-8 हज़ार 9-9 हज़ार रुपया 10-10 हज़ार रुपया इनको देती है, तो ये और लोग बिगड़ते जा रहे हैं कि हमें क्या, हमको तो मिल ही रहा है। इसी में जनता प्रसन्न है, तो इसी में जनता को वही मैं दे रहा हूँ। नहीं, समाज की बात मैं आपको बता दूं, समाज के लोग भी विरोध करते हैं, पर ये लोग इतने क्या कहें उनको, निर्भीक और निर्द्वंद होते हैं कि उस बोलने वाले व्यक्ति को ही डांट देते हैं। तो कई बार उसे लगता है कि हमने गलती, एक जगह मैं बता रहा हूँ, लक्ष्मण जी और परशुराम जी का संवाद चला। लक्ष्मण जी ने प्रस्तुति दी, सुबह लगा कि लक्ष्मण जी रो मरे, कोई उन्होंने चरित्र दिया, तुलसीदास का प्रस्तुत किया जबरदस्ती। तुलसीदास का प्रकरण नहीं आना चाहिए लेकिन आता है, और उस पर बाद उसको प्रस्तुत करते करते उनके यहाँ मतलब उन्होंने रोने का एक्शन किया, वहाँ पर अभिनय किया, आंखों में आंसू आ गए, ये हटाओ राम जी का विलाप लग गया। परशुराम जी का भी वही उसी प्रकरण से वो करुण रस पूरा वातावरण हो गया। तब तक वाटाओ राम रमापति दिलाओ। एक सज्जन खड़े बोले, अरे दो अगर फूलों का कविता हो जाती तो आनंद आ जाता। लक्ष्मण जी ने बहुत कस के डांट दिया, हे वो पुराने ज़माने का वही सब बाबा आदम के ज़माने का लिए घूम रहे हो, इतना सब हो गया कि अभी भी कम है। और बाकायदा परशुराम जी ने भाई करुणा रस सब रसों का राजा होता है, और करुणा रस साहित्यिक ज्ञान आप देखिए, सब रसों का राजा होता है, और अब जब ये राजा आ गया तो किसी रस की आवश्यकता नहीं रह जाती है, इत्यादि। मतलब उसको इतना बोर कर दिया उस व्यक्ति को कि कई समाज के लोगों ने चुप बैठो समाज के लोगों को कहना पड़ा, और उस व्यक्ति को वहीं सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगनी पड़ी। वो इतना बेचारा अपने आप में महसूस कर रहा था कि वो अंदर आकर के मेकअप रूम में भी उसने क्षमा मांगी। तो इसमें समाज ही तो दोषी हुई भाई। एक व्यक्ति ने अगर कहा तो उसमें 10 लोग समाज के खड़े हो गए, तो समाज ने बढ़ावा दिया इनको। समाज ही ने तो बढ़ावा दिया। 10,000 रुपया भी दे रहे हो और 2 फूलन की कविता नहीं कहने दे रहे हो, जबकि प्रसंग मजबूत प्रसंग है ये, और समाज के लोगों के दिमाग में ये प्रसंग भरा हुआ है, और एक व्यक्ति ने उस विषय को उठाया भी तो 10 लोगों ने समाज के उसको दाब दिया। तो समाज ही तो दोषी है इसमें, बढ़ावा तो समाज ही दे रही है। तो पहले तो कलाकारों ने उसको दाबा, उसका समर्थन किसी व्यक्ति ने शुरू में भी नहीं किया, उसने हिम्मत करके कहा लेकिन समर्थन नहीं किया। तो कलाकारों ने जब दाबा तो समाज के भी लोग, चूँकि ऐसा होता है कि जो कलाकार जो मंच में बोलता है तो वो जो बोलता है समाज वही सुनता है, वही समझता है। एक वक्ता के सामने श्रोता की शक्तियाँ सब समाप्त हो जाती है, वो चिंतन शक्ति भी उसकी कई बार समाप्त हो जाती है। उतना सुनता है जितना सुनाया जा रहा है, बाद में सोचता है गलत हुआ, जब चला जाता है घर में तो बैठ के आदमी सोचता है। तो ये इस तरह की स्थितियाँ क्या पहले भी ऐसे होती थी क्या? पहले ऐसा कुछ नहीं होता, पहले व्यास की चलती थी। व्यास ने जहाँ प्रसंग लगा दिया कलाकार वहीं बोलता था। ये व्यास को डायरेक्शन देने का कब से परशुरामों ने काम शुरू किया है? किसने ज़्यादातर इस पे किसको देखा आपने जो व्यास को डायरेक्शन दे, अब ये चौपाई लगाओ, अब ये चौपाई लगाओ? यही लोग है अब आजकल के जो चल रहे हैं, और क्या। हमने श्री कृष्ण जी को भी देखा कि वो भी व्यास को नहीं, वो प्रसंग में व्यास जो लगा देता था उस प्रसंग को वो काटते नहीं थे। कभी कभी श्री कृष्ण जी कह देते थे, व्यास जी अब हमको कोई मृद वाणी सुनाओ। समय को देख करके, जब समय ज़्यादा वो देखते थे और संवाद देख रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है, तो वो कह देते थे, व्यास जी अब मृद वाणी सुनाओ हमको। बस इतना संकेत करते थे। और बाकी अगर व्यास ने कोई प्रसंग लगा दिया है तो उसमें वो रोक करके व्यास प्रसंग को अपना प्रसंग नहीं रखते थे। मतलब आज की तो व्यास का सहायता नहीं पड़ता कि प्रसंग लगा दे। आजकल तो जब खुदे प्रसंग लगा लेते हैं, सुन वचन लखन मुस्काने के बाद में सीधे बस तमाम तर्क कुतर्क करते रहेंगे। 4 घंटे बाद अबानी बेवरिया बोली। सारे प्रसंग राम के भी काट दिए, विश्वामित्र के भी काट दिए, अब बस अबानी बेवरिया बोली, अब बस वहाँ थोड़ा हुआ और उसके बाद में बस ये प्रचलन में आ गया एकदम से। बस इतना ही रह गया। अच्छा, विश्वामित्र बनने वाले भी उठ के अपना चले जाते हैं तब तक वो भी चले जाते हैं। भाई उनको इतना धन नहीं मिलता है जो 10 बजे तक बैठे रहे। पहले ये सब प्रसंग इसलिए होते थे, सूर्योदय पहले परसामी खत्म होनी है, साधन नहीं थे, तो जाना सबको साथ ही है, मंडली पूरी बैलगाड़ी में ही जानी है, तो उस समय ये प्रसंग सब लगते थे। अच्छा, ये जो पहले क्या मंच पर जो समय संवाद होता रहता था, राम लक्ष्मण विश्वामित्र और जनक, ये मंच में बैठे रहते? सब बैठे रहते। अरे साधु रावण दुष्ट रावण
साधु राजा दुष्ट राजा ये सब बैठते थे। संवाद के समय? पूरी रात बैठते थे, धनुष टूटने तक बैठते थे। नहीं, संवाद परशुरामी के समय? जनक जी बैठते थे। अच्छा। जनक जी भाई प्रसंग है ना उनका, देव जनक हाट वाला के मस्ट कहो। हाँ, तो वो बैठते थे। तो ये जो है विश्वामित्र और राम जी भी बैठे रहते थे? बिल्कुल। उठता रात भर उठने नहीं देते थे। आप तो ये बोल बाल के अंदर चले सो जाते? एक नींद अलग अलग मंच लगते थे सबके समाज में, सब बैठते थे। तब इसका तो ज्ञान समाज को भी नहीं, समिति को भी नहीं कि ऐसा कुछ होता होगा। तो समिति को भी ज्ञान नहीं है। नए नए लड़के हैं और वो नाचे में मस्त रहते हैं। अब नाच हो गया, नाच इतना हो गया कि 2 बज गया तो ऑटोमेटिक कह देंगे यार बढ़ाओ जरा वो, अब लगाओ रावण बाणासुर। 3 बज गया का रावण बाणासुर लगाओ तो कुछ तो होना नहीं है। रावण बाणासुर के समय राम लक्ष्मण मंच बैठे रहते थे? सब बैठे रहते थे, मंच से हटते ही नहीं थे। चाय अगर पीना हुआ तो राम लक्ष्मण को तो कहीं कहीं मंच पर वहीं चाय दे देते थे। इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति थी कि वहीं चाय दे देते थे। और नहीं तो धीरे से एक जन उठ के चले गए, चाय पिया, फिर एक जन उठ के चले गए, चाय पिया। ये क्रम रहता था। अब तो हमने कहा ज्यादा पाठ भीतर होता है, बाहर कुछ होता है? सब भीतर होती है। चलो भैया।